जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये मैथ का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो आप प्रैक्टिस सीट देखिए। इसको पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है। यानी 2 साल का आपको 5% की दर से साधारण ब्याज निकालना है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, दो तरीके से हम बता देते हैं आपको। देखिए, और जब भी ये 5,000 है और ये 10% है, तो आपको इसको और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ओरल हो सकता है आपका, अगर कैलकुलेशन अगर तेज है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कैसे करना है। देखो, 2 वर्ष का सीआई और एसआई के अंतर का फॉर्मूला पहले फॉर्मूले से बता देते हैं। 2 वर्ष के सीआई और SI2 का अंतर होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अंतर हमको निकालना है। और 2 वर्ष के पी का मान कितना है 5,000, पी का मान 5,000 और आर का मान कितना है 10/100 और ये स्क्वायर हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 100। तो 5,000 और इंटू 1/100, 2 0 कैंसिल, आंसर आएगा 50। यानी 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होगा 50। ये आपका मेथड वन हो गया, ये आपका मेथड वन हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका बता देते हैं, फिर ओरल बताते हैं कैसे करना है। दूसरा तरीका है, फिर ओरल बताते हैं। देखो, दूसरा तरीका ये आपका साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। साधारण कॉन्सेप्ट पहले समझिए, इसका क्या होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा, चक्रवृद्धि ब्याज पर हमेशा ब्याज पर ब्याज लगती है। यानी पहले साल जो ब्याज लगेगा दूसरे साल भी उतना उस पर ब्याज मिलता जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से लगता है। तो देखो, यहाँ पे हम पहले साल 10% है और मूलधन है आपका 5%। ठीक है, तो आपका 2 साल का लेना है। कितने साल का लेना है? 2 साल का लेना है। और हमें एक साधारण ब्याज होगा और एक सीआई निकालेंगे। ठीक है, और 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10। तो पहली साल साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर निकालेंगे, तो यहाँ 1 0 कम कर देना। तो पहली साल साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 500 रुपए। यानी 5,000 का कितना? 5,000 का 10%, यानी 1/10। तो कितना आएगा? 500 रुपए। पहली साल साधारण ब्याज कितना आएगा? 500 रुपए। दूसरी साल भी साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, तो दूसरी साल भी उतना ही मिलेगा, यानी 500 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 500 रुपए। तो पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर मिलता है। तो पहली साल साधारण में 500 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहली साल 500 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये मूलधन पे ब्याज मिला, यानी 5,000 पे ब्याज है पहली साल 500 रुपए। और दूसरी साल जब चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तो मूलधन पे मिलेगा 500 रुपए। मूलधन पे कितना मिलेगा? 500 रुपए। और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो आपका कितना मिलेगा? ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यानी इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 50। अब 2 साल के सीआई और एसआई का बीच अंतर निकालना है। अंतर मतलब देखो, एसआई कितना बना? 1,000, सीधा 1,000 और 1,000 ये माइनस हो जाएगा। तो आपका अंतर कितना? यही तो अंतर होगा, यानी 50 रुपए आंसर होगा। कितना होगा? 50 रुपए आंसर होगा। ये आपका दूसरा मेथड हो गया, ये आपका दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा मेथड देख लीजिए, ओरल वाला मेथड देखिए। तीसरा मेथड है ओरल वाला। देखिए तीसरा क्या है। जब भी 10% हो, 10% का सीधा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होता है? 21%। कितना होता है? 21%। ठीक है, कैसे आता है? एक्स वाई फॉर्मेट से आता है। कैसे आता है? एक्स वाई फॉर्मेट से आता है। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? देखो 10% पे, तो साधारण ब्याज 10% पे कितना? 100 पे 10। साधारण ब्याज कितना बनेगा? 10% पहली साल और 10% दूसरी साल, यानी सीधा आएगा 20%। यानी आपका 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 20%। कितना आएगा? 20%। और 2 साल का सीआई कितना बनेगा? 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का कितना बनेगा? 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 10 और 10 कितना? 21%। कितना बनेगा? 21%। तो अंतर कितना है? 1% का अंतर है। कितना है? 1%। यानी 5,000 का 1% निकाल दो, वही आंसर हो गया। यानी आपका 5,000 का अंतर कितना आएगा? 5,000 का 1%, यानी 1/100। 1/100 कितना आएगा? 50 रुपए। कितना आएगा? 50 रुपए। पेपर में ऐसे ही करना है, पेपर में इसी तरह करना है। यानी 2 साल का साधारण ब्याज, यानी जितना दर है उसको 2 बार लिख देना है, यानी दुगना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी एक्स बाई फॉर्मेट लगा देंगे, 10 10 20 और 10 इंटू 10/100, यानी 21%। कितना आएगा? 21%। याद भी कर लो, 2 साल का 10% दर है तो सीधा आएगा 21%। कितना आएगा? 21%। अगर दर 20% है 100 पे, तो कितना सीआई बनेगा? 44%। कितना बनेगा? 44%। ठीक है, तो ये चीज याद रहेंगे, थोड़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए,
150 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार कर दी, ट्रेन की गति बताना, ट्रेन की चाल बताना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अब इसमें देखो ट्रेन है, जब खंबे को पार करेगी, सीधा हमने देखो ट्रेन है जब खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी कितनी तय करेगी, इतना ही तय करना है, यानी दूरी तय करना है 150 मीटर, और 10 सेकंड में तय करना है। तो 10 सेकंड हमने बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, या तो उससे लगा लो, या चाल की डेफिनेशन होती है एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी 1 सेकंड 1 मिनट 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आपका ये आंसर होगा, देखो 1 सेकंड यानी आपका 10 सेकंड में 150 मीटर चल रहा है खंबे को पार, यानी अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी दूरी, यानी दूरी कितनी तय करेगी 150 मीटर, यानी लंबी कितनी है 150 मीटर लंबी। तो 1 सेकंड में कितना तय करेगी, 1 सेकंड में कितना 10 का भाग दे दो, यानी 15 मीटर तय करेगी। यानी आपका चाल हो गई, चाल कितनी हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्ट हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो तो आपको 18/5 का गुणा करा देना, 18/5 का गुणा करा दे, और ये आपका 3 बार कटेगा तो कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। और अगर किसी को नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर चाल बराबर सीधा फॉर्मेट होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यूनिट सही रख देना। दूरी कितनी है 150 मीटर दूरी तय करेगा, यानी अपनी लंबाई के बराबर जब खंबे को पार किया जाएगा तो अपनी लंबाई की दूरी के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, जितने मीटर लंबी दूरी हो उतनी ही दूरी तय करेगा। और समय कितना 10 सेकंड, 10 सेकंड। और ये समय आए मीटर प्रति सेकंड में चाल होगा तो 18/5 का गुणा करा दो, ये सीधा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। तो अब इसको काट देंगे, कितना आएगा सीधा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, डायरेक्ट सीधा 10 का भाग देंगे 15 आएगा, 15 18/5 गुणा कर देंगे, सीधा आपका आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका तीसरा क्वेश्चन औसत का है। तो औसत का क्वेश्चन जब भी आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका डायरेक्ट भी बताएंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। औसत क्या होता है, यानी औसत का मतलब सबको बराबर बराबर देना, सबको बराबर बराबर देना। तो देखो औसत का जब भी कुछ समझ में ना आए तो हम एक फॉर्मेट बताते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो सब उससे लग जाएंगे, सब बस मान रखना आना चाहिए बस। ठीक है, औसत बराबर, देखो औसत कैसे निकलता है, एवरेज बराबर कैसे निकलता है, तो कुल योग यानी और बटे जितनी संख्या हो, यानी जितनी संख्या उन सबका योग निकाल लो, और कुल संख्या यानी संख्या का भाग दे दो, आपका एवरेज निकाल। अब इनको अब थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको क्रॉस गुणा करा के, तो संख्या इंटू एवरेज बराबर कुल योग। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा हमेशा। जब भी क्वेश्चन आए इसको हमेशा दिमाग में रखना, बस इसी में रख लेना, पूरा एवरेज इसी पे खत्म हो जाएगा, पूरा एवरेज इसी पे खत्म हो जाएगा, चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, सब इसी पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संख्या कितनी है, 30 छात्रों की औसत आयु संख्या 30 है, औसत कितना है 12, तो 12 टोटल कितना बनेगा 360, कितना बनेगा 360। अब यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो 30 छात्र थे, एक अध्यापक आ गया, तो कितने हो गए लोग 31, कितने लोग हो गए अध्यापक प्लस 1 यानी 31 लोग हो गए। तो संख्या कितनी हो जाएगी 31, 31 लोग हो गए। और 31 औसत कितना हो जाता, अब नया औसत कितना 13 वर्ष हो जाता, कितना हो जाता 13 वर्ष। तो कितना हो जाए 13 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 13 एकम 13, 13 39 एक 40, कितना आ गया 403। अब हमें निकालना है अध्यापक की आयु। तो अध्यापक देखो, अध्यापक की आयु कितनी होगी, अध्यापक की आयु कितनी होगी, तो यहाँ से देखो 31 लोगों में से 30 लोगों का टोटल घटा देंगे तो एक का टोटल बच जाएगा, यानी 31 लोगों में से 30 का टोटल घटा देंगे तो एक व्यक्ति का टोटल बच जाएगा, यानी इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 6 गए 4, यानी 43 वर्ष। कितना आया 43 वर्ष, कितना आया 43 वर्ष। तो आपका आंसर होगा 43 वर्ष। लेकिन पेपर में देखो, जब कुछ दिमाग काम ना, पेपर में सोचना नहीं होता है, अगर आपको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आपको डायरेक्ट इस पर रख लेना, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आप सोच सकते हैं तो देखो, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर देना है, क्या होता है बराबर बराबर। ठीक है, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, एवरेज कितना है 12, एवरेज कितना है 12। ठीक है, एवरेज कितना है 12। ठीक है, अब देखो, अब वो बोल रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 12 है, यदि छात्र की आयु जोड़ दी जाए, एक अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए, यानी अध्यापक की निकालना है, कैसे निकालना है अध्यापक की।
अध्यापक, अगर अध्यापक 12 साल ही लेके आता तो औसत पर कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, अध्यापक 12 साल ही, अगर उसकी आयु 12 साल होती तो औसत भी कितना 12 रहता, लेकिन वो सबको एक एक इतना ज्यादा लेके आ रहा है, सबको एक एक बढ़ा के जा रहा है, यानी सबको एक एक बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो सबको एक एक दे रहा है, यानी 13 लोग, सबको एक एक दे रहा है, 31 लोग हैं कितने, यानी सबको एक, यानी 30 लोगों को एक एक देगा और एक अपना खुद लेके आएगा, यानी 31 बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा? 31। कितना बढ़ा देगा? 31। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 43 वर्ष। कितना हो जाएगा? 43 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप इतना ज्यादा लेके आ रहे हैं यार, अगर 12 लेके आता तो औसत उसका 12 ही रहता, लेकिन इतना ज्यादा लेके आ रहे हैं, सबको एक एक दे रहा और खुद भी एक एक्स्ट्रा ला रहा है, तो इसका मतलब आयु औसत कितना हो जाता? 13 हो जाता। कितना औसत हो जाता? 13। यानी 30 तो लाएगा ही, एक अपना भी लाएगा, 31 एक्स्ट्रा लाया, 31 एक्स्ट्रा लाया, तो कितना हो गया अध्यापक की आयु? 43 वर्ष। कितना हो गया? 43 वर्ष। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, एक आयत की परिमिति 84 मीटर है और इसकी चौड़ाई 18 मीटर है और उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत में क्या होता है? दो लंबाई होती हैं। आयत में क्या होता है? दो लंबाई होती हैं, दो चौड़ाई, ये लंबाई और ये लंबाई, और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होती हैं। तो देखो, आयत पेरीमीटर क्या होता है? जितने भी लेंथ ऑफ बाउंड्री है सबका जोड़ देना है। कितनी लंबाई? दो लंबाई है, दो जोड़ देना, चौड़ाई है दो। तो इसका फॉर्मूला याद नहीं करना। पेरीमीटर का किसी भी आकृति का पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसको देखो फॉर्मूला तुरंत बना देते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप कितना? दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। ठीक है, दो लंबाई है, दोनों का टोटल हो गया, दो चौड़ाई, दोनों का टोटल जोड़ दो और दो कॉमन ले लो, तो ये हो गया लंबाई धन चौड़ाई। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे होगा? देखिए, चौड़ाई कितनी? 18। तो मतलब एक चौड़ाई 18 होगी, दूसरी भी 18 होगी, तो कितना हो जाएगा? 36। टोटल हो गया 36, यानी दुगना हो गया, यानी 36, यानी चौड़ाई का टोटल हो गया 36। अब टोटल पेरीमीटर यानी लंबाई और चौड़ाई सबका योग है 84 मीटर। तो इसमें से 84 में से 36 घटा देंगे, कितना आएगा? 84 में 36 घटा देंगे, कितना बचेगा? यह 14 में 6 के 8 और इस 7 में 3 के 4, 48। तो 48, यानी दो लंबाइयों का योग कितना बचा? 48। दो लंबाई का योग बचा है 48, तो यानी टोटल है 48। तो लंबाई अकेली कितनी हो जाएगी? 2 का भाग दे दो, यानी लंबाई कितनी होगी? 48 बटे 2, यानी बराबर बराबर होगी। तो कितना होगा? 24 मीटर। कितना आएगा? 24 मीटर। यानी आपकी लंबाई हो गई 24 मीटर। कितना होगा? 24 मीटर। और अगर नहीं आता आपको समझ में तो फॉर्मूले पे रख लीजिए। कैसे रखना? फॉर्मूले पे देखो, इस पे रख लेते हैं। परिमाप कितना है? 84। कितना है? 84। और 84 बराबर 2। लंबाई कितनी है? लंबाई हमको निकालना है। और चौड़ाई कितनी है? 18। कितनी है? 18। इसका मान रख दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना है? अच्छा, 2 चौको 8, 2 दूना 4। ठीक है, बराबर L प्लस 18। तो 18 घटा दो, L बराबर कितना? 42 माइनस 18। 12 में 8 गए 4। ठीक है, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ कितना? 3 में से 1 गए 2, यानी 24 मीटर। लंबाई कितनी हो गई? 24 मीटर। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट ये आपको ओरल भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ओरल भी आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा, ठीक है, 24 मीटर। कितना होगा? 24 मीटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का खर्च 60% खर्च करता है और उसकी आय 25% बढ़ जाए तो 10 पर व्यय, यानी व्यय का मतलब होता खर्च, व्यय का मतलब होता खर्च, यानी खर्च भी 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी आय का मतलब होता है इनकम, यानी हम कितनी कमाई करते हैं, यानी हमारी सैलरी, कमाई कितनी है, हमारी सैलरी कितनी है, वो हमारी इनकम हो गई, आय हो गई। और उसमें कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचत करेंगे, यानी हम कुछ उसमें से, यानी हमारी आय डिपेंड कैसे, आय कैसे निर्धारित होती है? देखो, आय कैसे निर्धारित होती है? आय हमारा होता है यानी खर्च, यानी उसमें से कुछ खर्च किया और कुछ बचत किया, यानी खर्च और बचत का योग होती है। यानी आपकी आय इनकम बराबर एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और बचत यानी सेविंग का टोटल होती है, सेविंग का टोटल होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। यानी इनकम फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, सीधा कॉन्सेप्ट समझो। यानी जितना हमने कमाया उसी में से कुछ खर्च कर देंगे, कुछ बच जाएगा, यानी टोटल हुआ खर्च और बचत का टोटल हमारा इनकम हुआ। ठीक है, तो अब इसमें देखो कुछ नहीं करना, 100 मान के कर लो, 100 मान के करेंगे सीधा आंसर आ जाएगा। देखो, ठीक है, तो अब देखो ये आय हमारी 100 है, आय मान लिया 100 है, तो खर्च कितना? 60 है। 100 में 60 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40। कितना बचा? 40।
अब देखो यहाँ पे आय 25% बढ़ जाए, यानी ये 25% बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 25% बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब उसने कहा कि खर्च खर्च भी 10% बढ़ जाए, खर्च भी 10%, यानी ये जो है 10% बढ़ जाएगा, इसका 10% कितना आएगा 6, 10% यानी 60 का 10% कितना आएगा 6, ठीक है, यानी 6 बढ़ जाएगा, यानी 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बचत नहीं, पहले बचत 40 थी, अब बचत कितनी हो गई देखो, यानी इन दोनों का टोटल, यानी इन दोनों का टोटल बराबर ए मिला है, तो इसमें से इसको घटा देंगे ए मिल जाएगा, तो 15 में 6 गए 9 बचेगा, 15 में 6 गए 9 बचेगा, और यहाँ कितना 11, 11 में 6 गए 5 बचेगा, यानी 59। पहले बचत 40 रुपए की थी, अब 59 रुपए की बचत हो गई, पहले बचत 40 रुपए की थी, अब 59 रुपए की बचत हो गई। बचत परसेंट निकालना, क्या निकालना है, कितने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो पहले बचत 40 की थी, अब कितना हो रहा 59 की, यानी 19 रुपए की वृद्धि हुई। बचत में कितने रुपए की वृद्धि, 19 रुपए की वृद्धि हुई। तो वृद्धि परसेंट निकालना है, बचत में वृद्धि परसेंट, बचत में वृद्धि परसेंट निकालना। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकलता है, वृद्धि परसेंट कैसे, कितने की वृद्धि हुई, 19 की वृद्धि हुई, कितने पे 40 पे, कितने पे 40 पे, और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये 20 दूनी 40, 20 5 100, और 95/2, 95/2 का मतलब दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में एक ही ऑप्शन है, तो आपका वही आंसर होगा, यानी यानी कितना होगा 47 दूना 94 और 95, ठीक है, 47.5%, कितना आएगा 47.5% आपकी बचत में वृद्धि होगी, कितना आएगा 47.5% बचत में आपकी वृद्धि होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए कैसा है 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन है, और ये देखिए वृत्त का सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें आपको जीवा कॉर्ड पता होना चाहिए, कॉर्ड क्या होती है, अगर पॉइंट पता होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ठीक है। तो कॉर्ड यानी देखो जीवा, हम जीवा बना लेते हैं, 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से, यानी आपका सेंटर ए है, या सेंटर हो गया यानी केंद्र ए हो गया, और जीवा ये हो गई, यानी परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, यानी कॉर्ड होती है, जीवा का मतलब कॉर्ड होगा, ठीक है, ये कॉर्ड हो गई। और केंद्र से, सेंटर से कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी, दूरी हमेशा लंबवत देखी जाती है, दूरी हमेशा लंबवत 90 डिग्री पर देखी जाती है। तो यानी जीवा की लंबाई कितनी होती है 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यानी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो जीवा कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब सेंटर से परिधि तक की दूरी आपकी रेडियस होती है, ये हो गई आर, कितनी हो गई आर, और ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अब पेपर में ये सब पाइथागोरस नहीं लगाना, सीधा याद होना चाहिए, सीधा याद होने, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट, यानी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो बाकी कितना होगा 5 और 12 बचेंगे, 5 और 12, तो एक 5 है एक 12, तो ये अपने आप कितनी निकलेगी 13 निकलेगी, कितनी निकलेगी 13, यानी आपकी रेडियस होगी 13 सेंटीमीटर, आपकी रेडियस होगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी रेडियस 5 12 13 का, यानी आपको याद कर लेना है 5 12 13 3 4 5, ये आपका हमेशा ट्रिपलेट 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री समकोण बनाते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपकी आंसर हो गया 13 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी, 13 सेंटीमीटर रेडियस होगी, और आता कैसे पाइथागोरस लगा है, आर स्क्वायर बराबर, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, हटा दो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा 144 और 25, 25 और 144, तो 169 यानी 13 आएगा, ठीक है, तो 169 यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, यानी आपकी रेडियस होगी 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक पात्र में 80 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है, कितनी मात्रा, यानी आपका एक पात्र है,
ये पात्र हो गया, इसमें दोनों चीज मिला हुआ है, 80 लीटर दूध हो गया और 20 लीटर, अच्छा 60 लीटर है, चलो कोई बात नहीं। ये पात्र हो गया आपका। तो देखिए एक लाइन में इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो 60 लीटर मिल्क हो गया, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना 20, अरे उल्टा लिख दिया, वाटर कितना है 20, ठीक है, वाटर कितना है 20। आपका रेशियो कितना, 3 और 1 का रेशियो बना, रेशियो बनाना चाहो तो 3-1 का रेशियो बना। करने के कई तरीके हैं, एक लाइन में हम डायरेक्ट आंसर बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो टोटल, अब देखो एक लाइन में ध्यान से देखना समझना, हमें कितनी मात्रा मिश्रण से निकाल कर उतना ही पानी डालना है, उतना ही पानी डालना है। तो देखो यहाँ से जब निकालेंगे आपका, मान लिया x लीटर मिश्रण निकाला, क्या निकाला, मिश्रण, x लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, यानी x लीटर क्या डालेंगे, पानी। तो किसी भी मिश्रण में से जब भी कोई चीज निकालते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता है, जब तक कि कोई भी बाहरी चीज ना मिलाई जाए। तो हम 80 लीटर, देखो 80 लीटर का मिश्रण था, हमने 1 लीटर मिश्रण निकाला, तो निकले मिश्रण में 3-1 का ही दूध और पानी का रेशियो रहेगा, जो बचा रहेगा इसमें भी 3-1 का रेशियो रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी इसमें मिला देंगे तो रेशियो चेंज हो जाता है, फिर रेशियो कितना हो जाता है, 1 और 1 का अनुपात हो जाता है, 1 और 1 का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जो बचा मिश्रण है, तो बचा मिश्रण में है और नए मिश्रण में पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन जो बचा मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा और नए में दूध की मात्रा सेम रहेगी। तो हम दूध की मात्रा को कैलकुलेट करना, कितना दूध की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक लाइन में फिगर बनाते, पेपर में ये सब नहीं बनाया जाता, सीधा हम देखो कैसे बनेगा। 80 लीटर मिश्रण है, ठीक है, 80 में से 1 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो आपका इतना बच जाएगा, इतना बच गया, और हमने 1 लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण टोटल फिर 80 लीटर का हो जाएगा, टोटल फिर 80 लीटर का हो जाएगा, टोटल फिर 80 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो 80 लीटर का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब इसमें देखो बचे मिश्रण में, देखो जो निकला था उसमें 3-1 का रेशियो रहेगा, तो बचा हुआ में भी 3-1 का रेशियो रहेगा, ठीक है। और जब मिला देते हैं पानी तो रेशियो कितना हो जाता है, 1 और 1 का रेशियो हो जाता है, 1 और 1 का रेशियो। हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी को कैलकुलेट नहीं करना है, दूध जितना इसमें है उतना ही दूध इसमें रहेगा, दूध की मात्रा बराबर रहेगी तो हम दूध को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करना है, दूध को कैलकुलेट करना, यानी दूध की मात्रा यहाँ 1-1 रेशियो हो तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 1/2 दूध हो जाएगा, यानी 1 भाग होगा 2 भाग में दूध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूध कितना, 3-1 का रेशियो है, तो दूध कितना 3 है, दूध कितना है 3, तो कितने भाग में, 4 भाग में, कितने भाग में, 4 भाग में। तो दूध की मात्रा दोनों तरफ कितना है, बराबर है, दूध की मात्रा कितना है, दोनों तरफ बराबर है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 40, 4 चौका 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24, 240 माइनस 3x बराबर 160, कितना होगा 160, यानी 3x बराबर हो जाएगा 240 माइनस 160, तो कितना बचेगा 80। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80/3 लीटर, 80/3 लीटर, यानी आपका कितना लीटर मिश्रण निकाला गया, 80 लीटर, 80/3 लीटर मिश्रण आपने निकाला गया। और पानी कितना डालेगा, उतना ही पानी डालना है, उतना ही पानी डालना है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 8वां नंबर देखो, अब इस ट्रेन का आ गया, तो 72 किलोमीटर की रफ्तार से, देखो ट्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अब जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी, और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को तय करती है तो जितनी उसकी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के टोटल के योग के बराबर दूरी तय करेगी। बस इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना। देखो 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो मान लिया x मीटर, मीटर में ही मान लेंगे, कितने मीटर में डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो समय कितना, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखो ट्रेन दूरी कितनी तय, प्लेटफॉर्म को पार कर रही, प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो कितनी दूरी तय करेगी, जो उसकी लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी कितनी 240 मीटर ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लिया x मीटर, ये मीटर हो गया, ठीक है। अब आपकी चाल कितनी है, चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति का मतलब बटे, ठीक है। 72 किलोमीटर, ये मीटर में है किलोमीटर में,
और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो गया। अब इस समय कितना लगा 30 सेकंड, कितना लगा 30 सेकंड। यहाँ आपका 30 सेकंड आपका समय लगा। सब यूनिट साइज रख दें, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, इस सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और मीटर से मीटर कैंसिल हो। 18 चौको 72, कितना आएगा 5 चौको 20। ठीक है, तो 30 और इंटू 20 600 बराबर 240 प्लस एक्स, 240 प्लस एक्स, तो 600 माइनस 240 बराबर एक्स, तो कितना होगा 360, या एक्स बराबर 360 मीटर। ठीक है, एक्स बराबर 360 मीटर, यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 360 मीटर, कितना 360 मीटर। ये आपका ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 360 मीटर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कितना आया आंसर इसका 360 मीटर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।